हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विलियम फॉकनर के बारे में। विलियम फॉकनर का पूरा नाम विलियम कथबर्ट फॉकनर था। ये एक अमेरिकन राइटर और नोबेल लॉरिएट थे। 1918 में फॉकनर के नाम की स्पेलिंग FALKNER की जगह FAULKNER हो गई थी, जिसकी वजह एक टाइप सेटर की गलती को माना जाता है। कहा जाता है कि उस टाइप सेटर की टाइपिंग मिस्टेक की वजह से उसने नाम की स्पेलिंग बुक के टाइटल पेज पर गलत लिख दी थी, जिसके बाद फॉकनर ने भी उस स्पेलिंग को एक्सेप्ट कर लिया। विलियम फॉकनर का नाम उनके ग्रेट ग्रैंडफादर विलियम क्लार्क फॉकनर के नाम पर रखा गया था, जिन्हें ओल्ड कर्नल के नाम से भी जाना जाता था। फॉकनर अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े थे और अपनी माँ मॉड बटलर फॉकनर के काफी करीब थे। फॉकनर की मदर एक स्ट्रॉन्ग विल्ड लेडी थी। फॉकनर अपनी मदर, ग्रैंडमदर लीला बटलर और नैनी कैरोलाइन कैलीबार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी मदर और ग्रैंडमदर का इंटरेस्ट रीडिंग, फोटोग्राफी और पेंटिंग में था। वो अपने बेटों को पढ़ना सिखाती थी। उन्होंने फॉकनर को ग्रेट राइटर्स की किताबें पढ़ने के लिए इंस्पायर किया। फॉकनर जब 17 साल के थे तब वो फिल स्टोन से मिले, जिन्होंने इन्हें राइटिंग की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया। वर्ल्ड वॉर 1 के समय फॉकनर ने कैनेडियन रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी हाइट US एयर फोर्स को ज्वाइन करने के लिए कम थी। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी से भी पढ़ाई की। कभी कभी फॉकनर को एयरमैन की यूनिफॉर्म में भी देखा जाता था, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उनको काउंट नो काउंट कहते थे। फॉकनर ने कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क बुक स्टोर और न्यू ऑर्लियंस न्यूज़पेपर के लिए भी काम किया। फॉकनर को अमेरिकन नॉवेल्स में उनकी शक्तिशाली और कलात्मक रूप से अद्वितीय योगदान के लिए 1949 का नोबेल प्राइज दिया गया था। फॉकनर ने नोबेल प्राइज के लिए अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में कहा कि किसी भी अच्छी राइटिंग या गुड राइटिंग के लिए ज़रूरी है द ह्यूमन हार्ट इन कन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर की वजह से राइटर लिखने से डरते थे। वो अपनी बात सामने रख नहीं पाते थे, इसीलिए फॉकनर चाहते थे कि राइटर्स को अपने फियर्स का सामना करना चाहिए और अपने डर पर काबू पाकर अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का हृदय, ह्यूमन हार्ट, अपने आप से ही संघर्ष कर रहा है। और अच्छी राइटिंग के लिए यही ज़रूरी है कि आप अपने दिल की बात सुने, अपने हार्ट के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फॉकनर को 2 बार पुलित्जर प्राइज भी मिला। 1954 की नॉवेल अ फेबल के लिए 1955 में और 1962 के नॉवेल द रिवर्स के लिए 1963 में उन्हें पुलित्जर अवार्ड दिया गया। 1950s के अंत में फॉकनर ने अपना कुछ समय ऑक्सफोर्ड के बाहर बिताया। 1962 में फॉकनर ऑक्सफोर्ड वापस आए और 6 जुलाई की सुबह उनकी डेथ हो गई। फॉकनर के नॉवेल्स में हमें एक फिक्शनल प्लेस योटनापटावा काउंटी का बैकग्राउंड मिलता है, जो कि मिसिसिपी की एक एक्चुअल काउंटी लफायत पर बेस्ड है। ये वर्ड 2 चिकसॉ वर्ड से मिलकर बना है। चिकसॉ वर्ड उन लोगों के लिए यूज होता है जो मेनली मिसिसिपी और अलाबामा में रहते थे। योटनापटावा जिन 2 वर्ड से मिलकर बना है वो है योटना और पटावा, जिसका मतलब है स्प्लिट लैंड। एक्चुअल में योटना एक रिवर का नाम था जो लफायत काउंटी के सदर्न पार्ट में बहती थी। ये मैप फॉकनर ने ड्रॉ किया था, जिसमें उन्होंने जेफरसन को सेंटर में दिखाया है और अपने वर्ड्स की स्टोरी में यूज्ड क्रॉस रोड्स और कैरेक्टर्स को भी पोर्ट्रे किया है। फॉकनर के वर्ड्स में ऑक्सफोर्ड जेफरसन टाउन में चेंज हो जाता है। फॉकनर ने योटनापटावा काउंटी को माय एपोक्रिफल काउंटी भी कहा था।
द साउंड एंड द फरी। फॉर्टनर का ये नॉवल सबसे पहले 1929 में जोनाथन केप और हैरिसन स्मिथ के द्वारा पब्लिश कराया गया था। ये एक सदर्न गॉथिक नॉवल था। सदर्न गॉथिक नॉवल गॉथिक फिक्शन का ही एक सब जॉनरा होता है जिसके इवेंट्स अमेरिकन साउथ पर बेस्ड होते थे। ये इसी के साथ में एक मॉडर्निस्ट नॉवल भी था। 1998 की मॉडर्न लाइब्रेरी की 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के नॉवेल्स की लिस्ट में इसे 6th प्लेस मिला था। फॉर्टनर ने पहले इस वर्क का नाम ट्वाइलाइट रखा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। इसका टाइटल शेक्सपियर के एक फेमस वर्क मैकबेथ के एक्ट 5 सीन 5 से लिया गया है। It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. इस नॉवेल की सेटिंग जेफरसन मिसिसिपी दिखाई गई है। इस वर्क में हमें कॉम्पसन फैमिली का डाउनफॉल देखने को मिलता है। इस फैमिली के ट्रेसेस हमें कुछ और वर्क्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे रिक्वेम फॉर अ नन, एब्सलम एब्सलम, दैट इवनिंग सन। इस नॉवल में हमें 4 अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलते हैं। 3 सेक्शंस कॉम्पसन फैमिली के मेंबर्स नरेट करते हैं, जबकि लास्ट सेक्शन में राइटर ने ओमनीसिएंट नरेटर का यूज किया है। फॉर्टनर ने इस सेक्शन को खुद ही नरेट किया है 3rd पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस नॉवल के कैरेक्टर्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल का यूज करते हुए नरेशन करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म सबसे पहले विलियम जेम्स ने अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में दिखाया था। ये एक ऐसी नैरेटिव टेक्निक होती है जिसमें कैरेक्टर्स के थॉट प्रोसेस का नेचुरल फ्लो दिखाया जाता है। कैरेक्टर्स के माइंड में जो लगातार थॉट्स आते हैं, कंटिन्यूअस थॉट्स का एक फ्लो बनता है, उन्हीं को रीडर्स के सामने प्रेजेंट करना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है। इस वर्क में भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट से लेके पास्ट तक जो अपनी मेमोरीज हैं उनको रिलेट करते हुए दिखाई देते हैं। फॉर्टनर ने इसी ट्रांसफरेंस को दिखाने के लिए इटैलिक्स का यूज किया। 1945 में फॉर्टनर ने इस वर्क में कॉम्पसन अपेंडिक्स भी ऐड की, जिसमें कॉम्पसन फैमिली की हिस्ट्री और लीनिएज के बारे में बताया जाता है। आइए जान लेते हैं इस नॉवेल के कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला कैरेक्टर आता है जेसन कॉम्पसन III का। ये कॉम्पसन फैमिली के हेड और क्विंटन, कैडी, जेसन फोर और बेंजी के फादर थे। कैरोलाइन बैस्कॉम कॉम्पसन, ये जेसन कॉम्पसन III की वाइफ थी। ये एक हाइपोकॉन्ड्रिक लेडी थी, मतलब इन्हें हर समय अपनी हेल्थ की चिंता होती थी और इसी वजह से ये अपने बच्चों को कभी भी लव और केयर नहीं दे पाए। क्विंटन कॉम्पसन ये जेसन और कैरोलाइन का सबसे बड़ा बेटा था। कैंडिस कॉम्पसन, जिसे हम कैडी के नाम से भी जानते हैं, ये जेसन और कैरोलाइन की बेटी थी। जेसन कॉम्पसन IV, ये जेसन और कैरोलाइन का बेटा था। ये नेचर में एग्रेसिव, सैडिस्टिक और एंटी सोशल था। बेंजामिन कॉम्पसन, इन्हें हम बेंजी के नाम से भी जानते हैं, और ये कॉम्पसन का यंगेस्ट चाइल्ड था जो कि मेंटली रिटार्डेड था। इसका असली नाम पहले मौरी था, जो बाद में चेंज कर दिया जाता है। मिस क्विंटन ये कैडी की इलेजिटिमेट डॉटर थी। डेल्सी ये कॉम्पसन फैमिली की ब्लैक हाउसकीपर थी। रॉस्टस डेल्सी का हस्बैंड था। इस कहानी में कुछ और कैरेक्टर्स भी देखे जाते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है वर्श का। डेल्सी और रॉस्टस का सन था वर्श, और ये बेंजी का फर्स्ट केयरटेकर था। फ्रॉनी डेल्सी और रॉस्टस की डॉटर थी। डाल्टन एमिस ये एक टाउन बॉय था जिसके साथ कैडी अपनी वर्जिनिटी लूज करती है।
टीपी डिल्से और रॉस्टस का सन था और ये बेंजी का सेकंड केयर टेकर था। लस्टर ये फ्रॉनी का सन था और ये बेंजी का थर्ड केयर टेकर था। हर्बर्ट हेड ये कैडी से शादी करता है लेकिन बाद में उसे छोड़ देता है। जैसा कि हम जानते हैं इस नॉवेल के 4 पार्ट्स थे। सबसे पहला पार्ट था 7 अप्रैल 1928 का। इस पार्ट का नरेशन बेंजी करता है। नेक्स्ट पार्ट है 2 जून 1910। ये सेक्शन उस दिन के इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है जिस दिन क्वेंटिन ने सुसाइड किया था। 6 अप्रैल 1928 इस पार्ट का नरेशन जेसन कॉम्पसन 4 करता है। 8 अप्रैल 1928 इस सेक्शन का नरेशन फॉर्टनर खुद करते हैं जिससे वो कॉम्पसन फैमिली के डाउनफॉल को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें। पार्ट 1 का नरेशन बेंजामिन कॉम्पसन करता है। क्योंकि बेंजामिन या बेंजी मेंटली रिटार्डेड था, इसकी वजह से ये सेक्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसमें बेंजामिन ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि कौन से इवेंट्स पास्ट में हैपन हुए थे और कौन से इवेंट्स प्रेजेंट में हुए हैं। वो बार बार पुरानी मेमोरीज में चला जाता है जब भी वो कोई ऐसी चीज़ देखता है या सुनता है जिससे उसको पुरानी जो मेमोरीज हैं वो उसके सामने रिकॉल हो जाए, वो उसके सामने प्रेजेंट हो जाए, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ें पास्ट में हैं, कौन सी चीज़ें प्रेजेंट में हैं। इसीलिए ये सेक्शन थोड़ा सा लंबा और कंफ्यूजिंग है। ये सेक्शन शुरू होता है बेंजामिन के 33rd बर्थडे से। ये ईस्टर के एक दिन पहले का दिन होता है। इस दिन बेंजी अपने केयर टेकर लस्टर के साथ होता है। लस्टर उसे गोल्फ कोर्स ले जाता है जहां पर गोल्फर्स कैडी बुला रहे होते हैं। जब बेंजी कैडी का नाम सुनता है जो कि उसकी सिस्टर थी, तो वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसको बार बार वही पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती हैं जो कि वो कभी एक्सपीरियंस कर चुका था। लस्टर और बेंजी एक फेंस के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी बेंजी के कपड़े उस फेंस में फंस जाते हैं। इस चीज को याद करके बेंजी को एक पुरानी मेमोरी याद आ जाती है। ये मेमोरी होती है 26 साल पहले की मेमोरी, जब एक बार वो उसी टील में फंसा था जब उसकी सिस्टर कैडी ने उसे हेल्प किया था। इस मेमोरी में हमें मिसेस कॉम्पसन भी दिखाई देती हैं। वो मिसेस कॉम्पसन को याद करता है कि वो अपने भाई अंकल मॉरी से आर्ग्यू कर रही थी और उसमें वो वर्ष से कह रही थी कि तुम बेंजी को बाहर ले जाओ खेलने के लिए। वर्ष बेंजी के साथ बाहर खेलने जाता है और कैडी से मिलता है। बेंजी कैडी को देखकर कहता है शी स्मेल्स लाइक ट्रीज। ये फ्रेज कैडी स्मेल्स लाइक ट्रीज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है बेंजी के लिए, क्योंकि बेंजी की मदर मिसेस कॉम्पसन कभी भी अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाई। बेंजी के लिए कैडी ट्रीज की तरह थी। ये ट्रिगर सजेस्ट करता है कैडी की वाइल्डनेस को, नेचुरल प्योरिटी को और एबिलिटी जिससे बेंजी को कंफर्ट मिलता था। दोनों का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और कैडी बेंजी के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव थी। बेंजी कैडी को याद करके मोन करने लगता है जिससे लस्टर परेशान हो जाता है। वो उसे कंफर्ट करने के लिए फ्लावर देता था। बेंजी को देखा जाता था कि वो ज़्यादातर एक फ्लावर से कंफर्टेड फील करता था क्योंकि ये कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हो सकते थे उन फ्लावर्स से जो वो अपने डेड फैमिली मेंबर्स के ग्रेव पर चढ़ाता था। बेंजी और लस्टर इसके बाद कॉम्पसन कैरेज हाउस की तरफ पहुंचते हैं जिससे बेंजी को एक और मेमोरी याद आ जाती है। ये मेमोरी 15 साल पहले की होती है। इस मेमोरी में बेंजी देखता है कि वो और उसकी मदर कॉम्पसन कैरेज पे राइड कर रहे थे और वो जा रहे थे मिस्टर कॉम्पसन और क्वेंटिन की ग्रेव्स पर। जब वो लोग जा रहे होते हैं तब मिसेस कॉम्पसन अपने बेटे जेसन से पूछती हैं कि क्या तुम्हें भी सिमेट्री पर चलना है,
लेकिन जेसन रूडली बिहेव करता है और कोल्डली डिक्लाइन कर देता है कि उसे कहीं पर भी नहीं जाना है। जेसन का ये रूड बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा एस्टोनिशिंग था। जेसन अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए बिल्कुल कंसर्न्ड नहीं था। ये एडल्ट जेसन की ग्लिम्प्स थी, क्योंकि उसे अपने डेड फैमिली मेंबर्स के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। इसके बाद बेंजी प्रेजेंट में आ जाता है और लेस्टर बेंजी को कॉम्सन्स बार्न ले जाता है, जहां पर उसकी एक और मेमोरी जो कि 26 इयर्स पहले की थी वो याद आती है। इस मेमोरी में बेंजी देखता है कि वो और कैडी अंकल मॉरी का लेटर मिसेस पैटरसन को देने गए हैं, क्योंकि दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। इसी मेमोरी में उसे एक और मेमोरी याद आती है जब वो अकेला मिसेस पैटरसन को चिट्ठी देने गया था। मिस्टर पैटरसन ये नोटिस कर लेते हैं कि बेंजी लेटर डिलीवर कर रहा है और इसी तरह उनको अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में पता चलता है। इसके बाद बेंजी दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है और बेंजी लेस्टर दोनों स्ट्रीम की तरफ जाते हैं। ये स्ट्रीम कॉम्सन फैमिली और कॉम्सन प्रॉपर्टी के पास में बहती थी और इससे बेंजी को दोबारा एक दिन याद आता है जब उसकी ग्रैंडमदर डैमोडे बरी की गई थी 1898 में। इस मेमोरी में बेंजी देखता है कि क्विंटन, कैडी, जेसन, बेंजी सारे लोग खेल रहे हैं और वर्ष उन पे नजर रखे हुए हैं। बच्चे रॉस्टर्स को काऊ की मिल्किंग करते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से बेंजी एक और मेमोरी में पहुंच जाता है। ये मेमोरी थी 1910 की। इस मेमोरी में बेंजी देखता है कि वो और टीपी ड्रंक है और दोनों ने शैंपेन पी थी और बेसमेंट में थे। बेंजी का नरेशन और ज्यादा मेडल हो जाता है, मतलब और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो ये भी देखता है कि क्विंटन टीपी के साथ लड़ाई कर रहा था। इसके बाद बेंजी को अपनी ग्रैंडमदर के डेथ वाला दिन याद आता है, जब वर्ष बेंजी को वेडिंग पार्टी में ले गया था और ये इंसिडेंट बेंजी को फिर से एक और मेमोरी में पहुंचा देता है 1898 की, जब वर्ष बेंजी को ले गई थी जब सारे बच्चे खेल चुके थे। इसके बाद मिस्टर कॉम्सन बच्चों से कहते हैं कि सब लोग शांत रहें और किचन में चले जाएं। किचन में डिनर करने के बाद सब बच्चे वर्ष के कैबिन में चले जाते हैं और इससे बेंजी को फिर से एक और मेमोरी याद आती है 1910 की, जब रॉस्टस दिलसे से कुछ कन्वर्सेशन कर रहा था और बोल रहा था कि कॉम्सन्स कितने अनलकी हैं। उसने बेंजी के नाम चेंज होने की बात को लेकर भी काफी ज्यादा डिस्कशन किया कि कॉम्सन फैमिली काफी अनलकी है। बेंजी इसके बाद एक और मेमोरी में पहुंच जाता है। ये मेमोरी थी 1905 की, जब कैडी ने पहली बार परफ्यूम यूज किया था। इस मेमोरी ने बेंजी को काफी डिस्टर्ब कर दिया और वो ये सोचता है कि वो उस मेमोरी में भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब था। जिस समय कैडी उसके पास आई और ये फिगर आउट किया कि ये परफ्यूम की ही स्मेल है जो बेंजी को अपसेट कर रही है, तो उसने तुरंत ही उसे धो दिया। इसके बाद बेंजी फिर से अपनी ग्रैंडमदर टैमिटी के फ्यूनरल वाली मेमोरी में आता है। टैमिटी के फ्यूनरल ये दिखाता है कि ओल्ड साउथ डिक्लाइन हो रहा था। अब बेंजी याद करता है कि इस दिन टैडी ट्री पर चढ़ गई थी जब दिल से उसको डांटती है और उसे नीचे खींच लेती है। वो सारे बच्चों को डांटती है कि कुछ भी गलत ना करें और बाहर ना घूमें, और वो सारे बच्चों को वापस सोने के लिए भेज देती है। अब वापस बेंजी प्रेजेंट में आ जाता है। लेस्टर और बेंजी अभी भी स्ट्रीम के पास खड़े होते हैं। लेस्टर बेंजी को मना करता है कि तुम पास वाले झूले की तरफ मत जाओ, क्योंकि मिस क्विंटन अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर हैं। ये सीन देखकर बेंजी को फिर से एक इवेंट याद आता है, फिर से एक इंसिडेंट याद आता है जब कैडी ने अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड चार्ली को किस किया था। बेंजी अपने आप को रोक नहीं पाता और इंटरप्ट करता है। चार्ली बेंजी के ऊपर गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से बेंजी और ज्यादा परेशान हो जाता है। कैडी बेंजी से माफी मांगती है कि वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अब 1928 में यानी कि प्रेजेंट में यही सेम इंसिडेंट रिपीट होता है, जब बेंजी मिस क्विंटन को देखता है। वो देखता है कि मिस क्विंटन किसी रेड टाई वाले इंसान के साथ हैं। बेंजी फिर से इंटरप्ट करता है और मिस क्विंटन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है लेस्टर के ऊपर कि तुमने बेंजी को कैसे मेरे सामने आने दिया और कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई कि तुम हम लोग को डिस्टर्ब करो। बेंजी और लेस्टर इसके बाद फेंस से बाहर निकल जाते हैं और वो एक गेट की तरफ जाते हैं।
बेंजी इस समय प्रेजेंट में कुछ लड़कियों को देखता है, कुछ स्कूल गर्ल्स को देखता है, जिससे उसको फिर से एक मेमोरी रिकॉल होती है। अब इस मेमोरी में वो ये देखता है कि कुछ साल पहले भी यही सेम चीज हुई थी कि उसने कुछ स्कूल गर्ल्स को गेट से निकलते हुए देखा था। उसी मेमोरी में बेंजी ये भी याद करता है कि उस दिन वो गेट से बाहर निकला और गर्ल्स की तरफ भागा, जिसकी वजह से सारी लड़कियां डर गईं। वो उनसे पूछना चाहता था कि क्या किसी को भी कैडी के बारे में पता है, लेकिन क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं पाता था अपनी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए लड़कियां काफी ज्यादा परेशान हो गई और डर गईं। इसके बाद मिस्टर बर्डीज, जो कि एक लड़की के फादर थे वहां पर, वो आते हैं और बेंजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस बात का पता जब मिस्टर कॉम्पसन को चलता है, तब वो जेसन को डांटते हैं कि तुमने कैसे गेट को खुला रहने दिया, जिसकी वजह से बेंजी गेट के बाहर निकल गया। जेसन रूडली रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम्हें उसे या तो कैस्ट्रेटेड कर देना चाहिए या फिर उसे मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जब एक गोल्फर बेंजी से मिलता है और उससे पूछता है कि उसकी कैडी कहाँ है। बेंजी इस चीज को सुनकर फिर से मौन करने लगता है और लस्टर फिर से उसे चीयर करने के लिए एक फ्लावर देता है। लस्टर बेंजी को वापस घर ले जाता है। बेंजी एक फायर प्लेस के सामने बैठता है। इस फायर प्लेस को देखने के बाद उसको फिर से एक मेमोरी याद आती है। ये मेमोरी तब की थी जब उसका नाम जस्ट चेंज हुआ था और वो कैडी के साथ उसी फायर के सामने बैठा हुआ था। उसका नाम मॉरी से बेंजामिन रख दिया गया था। वापस प्रेजेंट में दिल से बेंजी को उसका बर्थडे केक देती है। उसमें वो 33 कैंडल्स लाइट करती है, जिसको देखकर बेंजी को एक और मेमोरी याद आती है जब कैडी और दिल से उसका नाम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उसका नाम मॉरी से चेंज होकर बेंजी रख दिया गया था। वापस प्रेजेंट में बेंजी अपना हाथ, क्योंकि वो फायर प्लेस के पास बैठा था, तो उससे ही जला लेता है। दिल से उसका हाथ रैप करती हैं और लस्टर को कहती हैं कि बेंजी को लाइब्रेरी ले जाएं। लाइब्रेरी पहुंचकर बेंजी को एक और ओकेजन याद आता है, क्योंकि वो कैडी के साथ एक बार लाइब्रेरी गया था जब वो सिर्फ 5 साल का था। इस मेमोरी में बेंजी देखता है कि बेंजी कैडी के साथ जब लाइब्रेरी गया था तो मिसेस टॉम्पसन भी वहां पर थी। मिसेस टॉम्पसन कैडी से कहती हैं कि बेंजी को अकेले ही जाने दो, अब वो बड़ा हो गया है। वापस प्रेजेंट में जब बेंजी को लस्टर ले जाता है लाइब्रेरी, तब जेसन वहां पर आ जाता है और बेंजी को स्कोल्ड करता है कि बहुत ज्यादा मुझे टेंशन है, तो मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। और वो बेंजी और लस्टर को खूब ज्यादा डांटता है। बेंजी वापस एक और मेमोरी पहुंच जाता है जो थी 1909 की, जब कैटी अपनी वर्जिनिटी लूज करती है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट के समय। इस समय पूरी फैमिली बैठकर खाना खा रही होती है। तभी जेसन और मिस क्विंटन एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। मिस क्विंटन जेसन के इल बिहेवियर के बारे में डिस्कस करती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लस्टर बेंजी को सोने के लिए तैयार करता है और उसे अनड्रेस करता है। बेंजी तुरंत ही रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसका कैस्ट्रेशन हो चुका है। बेंजी फिर से उस रात में पहुंचता है जब कैमडी, उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी और कैडी के कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। लस्टर बेंजी को सुलाने की कोशिश करता है। ये सेक्शन तब खत्म होता है जब बेंजी कैडी को याद कर रहा होता है, क्योंकि कैडी बेंजी के लिए एक मदरली फिगर थी। बेंजी को कैडी के साथ बहुत कंफर्ट महसूस होता था, इसलिए कैडी की सिर्फ प्रेजेंस ही बेंजी को कंफर्ट देने के लिए काफी थी। इस तरह से बेंजी का सेक्शन खत्म होता है। बेंजी का सेक्शन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। इस सेक्शन में हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखती है। इस वजह से इस पूरे सेक्शन में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। जैसे डैमेडीज डेथ 1898, बेंजीज नेम चेंज 1900, Benji delivers a letter to Mrs. Patterson alone, 1903. Caddy wears a perfume, 1906. Caddy loses her virginity, 1909. Caddy's wedding, 1910. Quentin's death, 1910. Benzi was castrated, 1911. Mr. Thompson's death,
1912 एंड ट्रिप टू सिमेट्री 1912। तो ये था बेंजीटा पूरा सेक्शन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसके बाद आता है पार्ट 2। ये पार्ट 2 2 जून 1910 का है, जब क्विंटिन कॉम्पसन ने सुसाइड किया था। ये सेक्शन क्विंटिन कॉम्पसन के नरेशन पर बेस्ड है। क्विंटिन हार्वर्ड में अपने कमरे में दिखाई देता है। उसे दीवार पर एक शैडो दिखाई देती है। उसे सुनाई देता है कि जो वॉच उसके ग्रैंडफादर ने दी थी वो चल रही थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज उसे सुनाई देती है। जैसे बेंजी को पास्ट और प्रेजेंट का कोई भी सेंस नहीं था, क्विंटिन को पास्ट और प्रेजेंट का सेंस तो था, लेकिन फिर भी वो किस मेमोरी से किस मेमोरी में पहुंच जाता है, ये अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमें किसी भी तरह की वार्निंग या एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलता है। इस सेक्शन में हमें टाइम का इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है, क्योंकि क्विंटिन के दिमाग में उसके फादर की सारी बातें थी जो उन्होंने उसे टाइम से रिलेटेड बताई थी। इस सेक्शन में हमें यह देखने को मिलता है कि क्विंटिन के ऊपर अपनी सिस्टर कैडी के प्रोमिस्क्यूअस होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और उसे अपनी फैमिली की चिंता थी। वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकता था। जब क्विंटिन अपने रूम पर होता है तब उसे सुनाई देता है कि उसका फ्रेंड या उसका रूममेट श्रीव वहां पर आता है। उसे अपने फादर की बातें याद आती हैं जो उन्होंने उसे बताई थी टाइम से रिलेटेड। उसे अपनी सिस्टर कैडी की वेडिंग अनाउंसमेंट सुनाई देती है। श्रीव उसी समय उसे इंटरप्ट करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा है। क्विंटिन इस चीज को रिप्लाई करते हुए कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। इस चीज को सुनकर श्रीव थोड़ा सा कंफ्यूज तो होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और वहां से चला जाता है। क्विंटिन उस दिन को याद करता है जिस दिन उसने अपने फादर से झूठ बोला था कि उसने इंसेस्ट कमिट किया है। उसने अपने फादर को यह बताया कि कैडी के इलेजिटिमेट चाइल्ड का फादर और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। इस बात को सुनकर मिस्टर कॉम्पसन क्विंटिन को समझाते हैं कि कैडी के लॉस्ट ऑनर के ऊपर लैमेंट करना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल मीनिंगलेस है, और इस चीज से क्विंटिन परेशान हो जाता है। क्विंटिन सोचता है कि पूरी फैमिली में उसके बाद कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन के लिए कितना ज्यादा कंसर्न है कि वो अपने ऊपर इंसेस्ट जैसा इल्जाम लगाने के लिए भी तैयार था। और इसलिए ही उसने ये सोचा कि सारी चीजों का एक ही सल्यूशन है और वो है सुसाइड करना। क्विंटिन इसके बाद इमेजिन करता है एक फ्लैट आयरन को जो कि एक रिवर के ऊपर फ्लोट हो रही है। ये चीज या ये थॉट हमें इस चीज पर हिंट करता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सुसाइड को प्लान कर रहा था कि किस तरह वो सुसाइड करेगा। क्विंटिन 2 लेटर लिखता है जो वो अपने फादर को एड्रेस करता है। क्विंटिन उन लेटर्स को अपने फादर को मेल करने के बाद डीटन को ढूंढने लगता है। ये वही इंसान था जिसको क्विंटिन ने डेकोरेशन डे परेड के समय देखा था। इसके बाद क्विंटिन एक क्लॉथ शॉप में जाता है और कहता है कि उसे अपनी वॉच रिपेयर करवानी है, लेकिन उसके बाद वो खुद ही इस चीज को मना कर देता है और वहां से वॉच लेकर चला जाता है। इसके बाद क्विंटिन टेलर के पास जाता है और फ्लैट आयरन टाइप पेयर खरीद लेता है। कहीं ना कहीं वो अभी भी यही प्लान कर रहा था कि वो कैसे सुसाइड करेगा। जब वो ट्रेन से जा रहा होता है, कंटिन्यूअसली उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि किस तरह कैडी ने अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। कहीं ना कहीं वो बेंजी के नेम को भी लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है, किस तरह बेंजी का नाम चेंज हुआ था। ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में लगातार चल रहे थे। उसी समय क्विंटिन ने एक आदमी जेराल्ड ब्लांच को देखा जो कि एक वेल्दी हार्वर्ड स्टूडेंट था। उसे फीमेल ऑनर के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं थी। क्विंटिन की मेमोरी फिर से शिफ्ट हो जाती है उस समय की तरफ जब कैडी ने वर्जिनिटी लूज की थी और उसकी शादी हर्बर्ट हेड से हुई थी। क्विंटिन इसके बाद वो दिन याद करता है जब उसकी मदर ने कहा था कि उसे किसी भी बच्चे से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ जेसन को अपना ओनली चाइल्ड मानती थी और वही उसके सबसे ज्यादा क्लोज था। क्विंटिन एक ब्रिज की तरफ बढ़ता है और पानी की तरफ देखता है। पानी की तरफ देखते हुए वो अपने सुसाइड के बारे में सोच रहा होता है,
तभी उसे एक और बात याद आती है कि वो कैडी को कन्विंस कर रहा था कि वो हर्बर्ट हेड से शादी ना करे क्योंकि वो एक चीट है। वापस प्रेजेंट में क्विंटिन एक बेकरी में जाता है जहां पर उसे एक लिटिल इटालियन गर्ल मिलती है। ये इटालियन गर्ल भूखी होती है जिसकी वजह से क्विंटिन उसे ब्रेड देता है। उसके घर का पता पूछने पर वो कुछ भी नहीं बोलती, इसलिए क्विंटिन उसके साथ उससे घर ढूंढने चला जाता है। कुछ फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद ये देखने को मिलता है कि जो उस लड़की का भाई था जूलियो वो अपीयर होता है और क्वेंटिन को अरेस्ट करवा देता है क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि उसने मेरी बहन को किडनैप करने की कोशिश की थी। क्वेंटिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसी समय श्रीव, जेराल्ड ब्लैंड और ब्लैंड की मदर और भी 2 लड़कियों के साथ वहां पहुंचती हैं। क्वेंटिन $7 पे करता है फाइन के रूप में और तुरंत ही वहां से छूट जाता है। क्वेंटिन को याद आता है कि उसने डाल्टनेमिस को कन्फ्रंट किया था। उसने डाल्टनेमिस से कहा था कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, लेकिन डाल्टनेमिस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसने उल्टा क्वेंटिन को ही बोला कि तुम घर चले जाओ। इसके बाद क्वेंटिन और जेराल्ड ब्लांट में फ़ाइट होती है क्योंकि जेराल्ड ब्लांट अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। इस फाइट में क्वेंटिन को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। क्वेंटिन श्रीव और स्पोइट से कहता है कि तुम मेरे बिना ही यहाँ से चले जाओ। दोनों को शक तो होता है लेकिन फिर भी दोनों उसके बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। क्वेंटिन भी इसके बाद अकेले ही एमलेसली इधर उधर वॉन्डर करने लगता है या घूमने लगता है। क्वेंटिन वापस अपने रूम में जाता है जो पूरी तरह से एम्प्टी और डार्क था। उसे चैपल क्लॉक की चाइमिंग सुनाई देती है और वो अपनी वेस्ट से ब्लड स्टेन्स को रिमूव करता है जो उसे जेराल्ड के साथ फाइट करते समय लगे थे। क्विंटिन अपनी फैमिली और अपनी फैमिली की प्राइड के बारे में सोच रहा होता है और कॉम्पसन फैमिली के डाउनफॉल के बारे में सोच रहा होता है जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। फिर से क्विंटिन को एक बेल की साउंड सुनाई देती है। वो अपनी वेस्ट पहनता है और अपनी वॉच को श्रीव के डेस्क ड्रॉअर में रख देता है। क्वेंटिन ने इसके बाद अपने टीथ ब्रश किए और अपनी हैट लेकर वहां से चला गया। प्रिज्यूमेबली क्वेंटिन अपने फाइनल एक्ट को परफॉर्म करने जा रहा था, मतलब वो सुसाइड करने जा रहा था। इस सेक्शन से हमें समझ में आता है कि क्वेंटिन का मेन प्रीऑक्यूपेशन ये था कि उसकी फैमिली की लॉस्ट ग्लोरी को किस तरह से कंपनसेट किया जाए। उसका मेन कंसर्न था कैडी की लॉस्ट वर्जिनिटी और कांस्टेंट उसको जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी क्लॉक चाइमिंग की या टिकिंग की, अपनी जो ग्रैंडफादर की वॉच थी, ये सब सिंबल थे डिक्लाइन के जिससे वो भाग नहीं सकता था क्योंकि समय को रोका नहीं जा सकता। और यही सेक्शन हमें ये समझाता है कि क्वेंटिन के दिमाग में कितना ज़्यादा प्रेशर था अपनी फैमिली की प्राइड को लेकर और उस समय को लेकर जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था और इसी वजह से उसने फाइनली सुसाइड अटेम्प्ट की। आइए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड में हमें जेसन थॉमसन 4 एज अ नैरेटर देखने को मिलते हैं। इस पार्ट का नरेशन होता है 6 अप्रैल 1928 को। ये गुड फ्राइडे की सुबह का टाइम है। ये सेक्शन बेंजी के सेक्शन से एक दिन पहले का सेक्शन दिखाता है। जेसन अपनी मदर मिस क्वेंटिन के साथ आर्ग्यू कर रहे होते हैं। आर्ग्यूमेंट का टॉपिक होता है मिस क्वेंटिन, जो कि जेसन की नीस थी और कैदी की इलिजिटिमेट डॉटर थी। मिसेस थॉमसन परेशान थी कि कहीं ऐसा तो नहीं मिस क्वेंटिन भी स्कूल स्टेप कर रही है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी अपनी मदर के फुट स्टेप पे चल रही है। जेसन बार बार अपनी मदर से कहता है कि तुम मुझे उसे डिसिप्लिन करने दो। वो मिस क्वेंटिन को डिसिप्लिन करने के लिए अपनी मदर को फोर्स करता है। मिस क्वेंटिन डिल्सी के साथ डाइनिंग रूम में होती है। उसी समय जेसन आ जाता है। जेसन उसके साथ आर्ग्यू कर रहा होता है कि क्या तुम स्कूल नहीं जा रही हो या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी अपनी मदर के फुट स्टेप पे चल रही हो। जेसन उससे आर्ग्यू करते करते अपनी बेल्ट निकालता है और क्वेंटिन को पीटने लगता है। उसी समय मिसेस थॉमसन वहां आ जाती हैं। डिल्सी क्वेंटिन को कंफर्ट करने की कोशिश करती है,
लेकिन क्वेंटिन एंग्रली उसे दूर हटा देती है। क्वेंटिन डिल्सी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि इसके पीछे कुछ रेसिस्ट कारण थे। जेसन मिस क्वेंटिन को स्कूल ले जाता है और टॉन्ट करता है। क्वेंटिन भी टॉन्ट करते हुए कहती है कि वो जानती है कि वो बुरी है और उसे उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कैदी हर महीने मिस क्वेंटिन की अपब्रिंगिंग के लिए पैसा भेजती थी, लेकिन मिसेस थॉमसन उन सारे चेक्स को जला देती थी क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कैदी से उनका कोई भी रिलेशनशिप रहे। इसलिए वो उसकी अपब्रिंगिंग के लिए जो भी पैसा भेजती थी कैदी, वो सब कुछ जला देती थी। जेसन अपने काम पर लौट जाता है जो कि था एज अ क्लर्क एक सप्लाई स्टोर में। इससे पहले जेसन हर्बर्ट हेड के साथ काम करता था एक बैंक में। हर्बर्ट हेड वही पर्सन था जिसके साथ कैडी की शादी होती है, लेकिन हर्बर्ट हेड को जब ये पता चलता है कि कैडी का चाइल्ड इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो वो उसे छोड़ देता है। इसी वजह से जेसन की नौकरी भी चली जाती है। इस वजह से जेसन कैडी को इस चीज का जिम्मेदार मानता है कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। इसके बाद जेसन एक लेटर खोल के देखता है जो उसे लॉरेन से मिला था। लॉरेन एक प्रोस्टिट्यूट थी जो उसे तब मिली थी जब वो मेम्फिस गया था। उसने उस लेटर को तुरंत ही जला दिया। दूसरी तरफ वो अपने फादर मिस्टर थॉमसन के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं निभा पाया। उसे हमेशा यही लगा कि मिस्टर थॉमसन ने क्वेंटिन को तो हार्वर्ड भेज दिया पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा, जिसकी वजह से फादर और सन के बीच में काफी ज्यादा बिटर रिलेशनशिप्स थे। जेसन को वो दिन याद आता है जब मिस्टर थॉमसन ने मिस क्वेंटिन को एज अ बेबी एक्सेप्ट किया था, जबकि मिसेस थॉमसन इस चीज के फेवर में नहीं थी। उसे उस मेमोरी में याद आता है कि डिल्सी ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है वो उसको पालेगी और उसका सारा ध्यान वही रखेगी। वापस प्रेजेंट में जेसन को एक लेटर मिलता है अपने अंकल मॉरी की तरफ से जिसे वो इग्नोर कर देता है, और इसके बाद वो लेटर खोलता है जो उसे डैडी की तरफ से मिला था। जेसन जो भी कैदी चेक भेजती थी या मनी भेजती थी वो अपने आप ही कैश कर लेता था और मिसेस थॉमसन को फॉल्स चेक देता था। ये वही चेक होते थे जो कैदी मिस क्वेंटिन के लिए भेजा करती थी, उसकी अपब्रिंगिंग के लिए भेजा करती थी, जिसे जेसन चुरा लिया करता था। वो अपने आप उस मनी को कैश करता था और फॉल्स चेक्स देता था मिसेस थॉमसन को, जिसको वो बाद में जला देती थी। जेसन अपनी मदर को अंकल मॉरी की तरफ से आया हुआ लेटर देता है जिसमें एज यूजुअल उन्होंने मनी के लिए डिमांड की थी। जेसन को पता चलता है कि उसका स्टॉक का पैसा सारा डूब गया है जो उसने कॉटन की मार्केट में लगाया था। ये वही पैसा था जो उसने इन कैश दिया था कैडी के चेक के थ्रू। जेसन जब वापस टाउन जा रहा होता है तो उसे मिस क्वेंटिन दिखाई देती है एक आदमी के साथ, जिसे वो चेज करने की कोशिश करता है। वो उनका पीछा तो कर रहा होता है लेकिन तभी वो दोनों गायब हो जाते हैं। जेसन को बहुत बुरा सर दर्द होने लगता है जो कि ब्राइट सन में और भी ज्यादा वर्स हो जाता है। जब जेसन घर वापस आया तो उसको पता चला कि मिस क्वेंटिन और मिसेस थॉमसन लड़ रहे हैं। लेस्टर ने जेसन को बताया कि वो जाना चाहता है मिन्स्ट्रेल शो देखने के लिए। जेसन ने उसे बताया कि ठीक है मेरे पास 2 टिकट तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये तभी दूंगा जब तुम मुझे पैसा दोगे। लेस्टर ने उसे कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए जेसन ने उसी के सामने फायर प्लेस में वो टिकट डाल दिए। डिनर टेबल पर मिस क्वेंटिन, जेसन और मिसेस थॉमसन आर्ग्यू कर रहे थे। मिस क्वेंटिन यही आर्ग्यू कर रही थी कि किस तरह से जेसन उसे इल ट्रीट करता है और उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता है। जेसन तब बेंजी की स्नोरिंग सुनता है और सोचता है कि किस तरह से बेंजी का कैस्ट्रेशन हुआ था जब उसने स्कूल गर्ल्स पर अटैक किया था। ये सेक्शन तब खत्म होता है जब जेसन ये सोच रहा होता है कि किसी भी तरह उसे उसका पैसा वापस मिल जाए। इस तरह जेसन का ये सेक्शन ये तो क्लियर करता है इस कंफ्यूजिंग प्लॉट के बारे में कि बेंजी का कैस्ट्रेशन हुआ था। इस सेक्शन में हमें देखने को मिलता है कांस्टेंट बिटरनेस और सेल्फ पिटी जो कि जेसन फील करता था अपने सारे फैमिली मेंबर्स के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है पार्ट 4। इस सेक्शन में कोई भी फर्स्ट पर्सन नरेटर नहीं है।
इस सेक्शन का नरेशन फॉर्टनर खुद करते हैं एज एन ओमनीसिएंट नरेटर। इस सेक्शन को ओपन किया जाता है ईस्टर संडे को। ये जेसन के सेक्शन के 2 दिन बाद और बेंजी के सेक्शन के 1 दिन बाद प्लॉट किया जाता है। हालांकि इस सेक्शन का नरेशन फॉर्टनर ने किया है, लेकिन इसका सारा फोकस डिल्सी के ऊपर है कि किस तरह से डिल्सी ने कॉम्पसन फैमिली का हमेशा साथ दिया। फॉर्टनर डिल्सी को एक होपफुल फिगर के रूप में दिखाना चाहते थे, जिसके अंदर सारी सदर्न वैल्यूज थी जो कि ओरिजिनल कॉम्पसन्स के अंदर थी, जैसे चैरिटी, फैमिली के लिए प्यार और रिलीजियस फेथ। कोई करप्शन नहीं, कोई एरोगेंस नहीं। फॉर्टनर दिखाना चाहते थे कि वही एक होप है, वही एक ओनली पॉसिबल होप है रिसरेक्शन के लिए फैमिली के। ये इस चैप्टर की शुरुआत से ही देखने को मिलता है कि ये सेक्शन ईस्टर संडे से शुरू होता है और डिल्सी को फॉलो करता है। इस सेक्शन में हमें देखने को मिलता है डिल्सी कॉम्पसन हाउस की तरफ जाती हैं और फायर को जलाती हैं। इसके बाद वो किचन जाती हैं और अपना सारा काम करने लगती हैं। हालांकि मिसेस कॉम्पसन उसके काम के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करती हैं, लेकिन फिर भी डिल्सी नाश्ता तैयार करती हैं और लस्टर को भेजती हैं बेंजी को उठाने के लिए और उसे ड्रेस करने के लिए। जब लस्टर बेंजी के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि जेसन उसको अक्यूज कर रहा है कि उसने उसकी कमरे की खिड़की तोड़ दी है। लस्टर इस चीज़ को मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जेसन गुस्से में नीचे आता है और डिल्सी को ऑर्डर करता है कि तुम जाकर मिस ट्वेंटिन को उठा कर लाओ। डिल्सी मिस ट्वेंटिन को जब उठाने जाती है तो उसकी तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जेसन तुरंत समझ जाता है कि आखिर हुआ क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है, वो ये समझ जाता है। मिस ट्वेंटिन सारा पैसा जो कि जेसन ने उससे चुराया था, मतलब जब कैडी अपनी डॉटर के लिए चेक्स भेजती थी तो जेसन उसे इनकैश कर लेता था, और वही काम अब ट्वेंटिन ने किया। मिस ट्वेंटिन ने जेसन का सारा पैसा ले लिया जो भी जेसन ने इनकैश किया था, और वो वहां से लेकर उसे चली गई। जेसन तुरंत ही पुलिस को बुलाता है ये बताने के लिए कि मेरा सारा पैसा मिस ट्वेंटिन ले रही है। डिल्सी, लस्टर, फ्रॉनी और बेंजी को लेकर एक चर्च में चली जाती हैं। जेसन शेरिफ के हाउस में पहुंचता है और उनसे डिमांड करने लगता है कि तुम जल्दी चलो मेरे साथ और मिस ट्वेंटिन को ट्रैक करो कि वो कहाँ पर है और मेरा पैसा कहाँ लेकर गई है। लेकिन शेरिफ गुस्से में आकर उसे रिफ्यूज कर देता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है ट्वेंटिन के खिलाफ, पहले एविडेंस लेकर आओ तभी मैं आगे कोई भी कार्यवाही करूंगा। इस चीज को देखकर जेसन गुस्सा हो जाता है और वो मॉटसन की तरफ जाता है जहां पर मिन्स्ट्रेल शो होने वाला था। जेसन को पूरा यकीन था कि मिस ट्वेंटिन उसे उसी आदमी के साथ मिलेगी जिसके साथ उसने उसे पहले देखा था। यह आदमी रेड टाई पहने हुआ था। इसके बाद जेसन एक ओल्ड आदमी से मिलता है वहां पर और उससे पूछता है कि क्या तुमने मिस ट्वेंटिन को देखा है। वो आदमी गुस्से में आ जाता है और जेसन को हिट करता है। इसी बीच मिन्स्ट्रेल शो को चलाने वाला आदमी वहां पर पहुंच जाता है। वो जेसन को बचा लेता है और कहता है कि मिस ट्वेंटिन और उसका लवर यहाँ आए तो थे, लेकिन उसने उनको वहां से भगा दिया। उसका हेडेक और ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि हम पहले भी सेक्शन में देख चुके हैं कि जेसन कॉम्पसन को हेडेक की दिक्कत थी और फिर से उसे वैसा ही बैड हेडेक होने लगता है। उसे समझ में आता है कि वो घर पे ऐसे नहीं जा सकता, इसलिए वो एक ब्लैक मैन को देता है $4 जिससे वो वापस जेफरसन जा सके। जेफरसन में दूसरी तरफ बेंजी दोबारा रोने लगता है क्योंकि उस समय उसने फिर से देखा कि गोल्फर्स कैडी कैडी बुला रहे थे। लस्टर इस बार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहां पे डिल्सी आ जाती है और बेंजी को कंफर्ट करती हैं। अक्सर जब बेंजी परेशान होता था तो टीपी उसे सिमेट्री पर ले जाता था अपने लव्ड वंस की ग्रेव्स पर क्योंकि टीपी वहां पर नहीं था तो लस्टर ने डिसाइड किया कि ठीक है, इसको शांत करने के लिए मैं इसको सिमेट्री ले जाता हूँ। पहले तो लस्टर सही रूट पे जा रहा होता है, लेकिन बाद में वो टीपी के यूजुअल रूट से डाइवर्ट हो जाता है। इस चीज को देखकर बेंजी फिर परेशान हो जाता है और चिल्लाना शुरू करता है। उसी समय जेसन वापस आ रहा था। उसने लस्टर को देखा कि वो अपने रूट को डाइवर्ट करके बेंजी को ले जा रहा है।
उसने लस्टर को हिट किया और उसे ऑर्डर किया कि तुम आज के बाद कभी भी अपना रूट चेंज मत करना। जेसन ने रोते हुए बेंजी को भी इंस्ट्रक्ट किया। लौटते समय बेंजी जेफरसन की सीनरी को देखता है। उसको सारी चीजें वैसी ही दिखती हैं जैसे पहले दिखती थी। डोरवेज, विंडोज, साइंस, ट्रीज, जो भी चीजें टाउन से, जेफरसन टाउन से एसोसिएटेड थी, सब चीजें अपने निश्चित स्थान पर थीं। बेंजी ये सारी चीजें देखकर शांत हो जाता है अपने आप ही, और उसकी आईज ट्रैंक्विल हो जाती हैं। इस तरह से ये सेक्शन खत्म होता है। इस वर्क में हमें कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहली थीम है टाइम। फॉकनर ने टाइम के कॉन्सेप्ट को बहुत यूनिक तरीके से दिखाया है। बेंजी जो कि नॉवल का फर्स्ट नरेटर था, उसके लिए पास्ट और प्रेजेंट में डिमार्केशन करना मुश्किल था। नैरेटिव को बार बार पास्ट और प्रेजेंट में मिंगल करके फॉकनर इसी कंफ्यूजन को दिखाते हैं। कहानी का दूसरा नैरेटर था क्वेंटिन, जिसे टाइम का ऑब्सेशन था। वो इसलिए परेशान था कि वो टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसकी पासिंग को भी नहीं रोक सकता है। इसी को दिखाने के लिए फॉकनर ने उसके ग्रैंडफादर की वॉच और क्लॉक्स के कांस्टेंट टिकिंग का यूज किया है। दिलसे का कैरेक्टर ही सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर था जो टाइम के साथ हार्मनी में दिखता है। दिलसे बहुत ही इजीली कॉम्सन फैमिली के साथ अपने को रिलेट करती दिखती हैं। वो खुद को कॉम्सन फैमिली के एक छोटे से पार्ट के रूप में देखती हैं। वो ही एक ऐसा कैरेक्टर थी जिन्होंने इस परिवार की ग्लोरियस बिगनिंग को भी देखा था और अब वो इस फैमिली का एंड भी देख रही थी। नेक्स्ट थीम आती है डिग्रेडेशन की। इस वर्क में कॉम्सन फैमिली का डिक्लाइन, जो कि सिंबल है सदर्न फैमिलीज के डिक्लाइन का, पोर्ट्रे किया जाता है। सिविल वॉर के बाद कॉम्सन फैमिली का जो डिग्रेडेशन हुआ वो साफ साफ देखा जा सकता है इस नॉवल के प्लॉट में। कॉम्सन का क्वेंटिन को हार्वर्ड भेजना भी एक तरीके से अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने का तरीका था, क्योंकि उसके लिए कॉम्सन्स ने अपनी ज़्यादातर वेल्थ और लैंड को सेल ऑफ कर दिया था। कॉम्सन के फॉल को साफ साफ इनके फिजिकल, मेंटल और मॉरल डिग्रेडेशन के फॉर्म में भी देखा जा सकता है। जैसे जेसन 3 एल्कोहलिक था, कैरोलाइन बेस्कॉम हाइपोकॉन्ड्रियाक थी, बेंजी मेंटली डिसेबल्ड था, कैडी एक डिस्ट्रेस्ड लेडी थी और जेसन 4 लालची और क्रूएल पर्सन था। इसके बाद थीम है सिन और सेक्सुअलिटी की। एक ट्रेडिशनल सदर्न लेडी के लिए सेक्सुअलिटी को सिन और वर्जिनिटी को इनोसेंस से एसोसिएट किया जाता था। कैडी का कैरेक्टर इस सदर्न चैस्टिटी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट थीम आती है रेस एंड क्लास की। साउंड एंड द फरी की सेटिंग अर्ली 1900s में दिखाई गई है, जब स्लेवरी जस्ट खत्म हुई थी 1860s में सिविल वॉर के साथ। लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन अब भी सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किए जा रहे थे। दिलसी का कैरेक्टर इसी रेस एंड क्लास की थीम पर बेस्ड है। आपको याद होगा कि किस तरह से मिस क्वेंटिन दिलसी को पसंद नहीं करती थी और उसकी इज्जत नहीं करती थी। इस नॉवल की लास्ट थीम है रिसरेक्शन और रिन्यूअल की। नॉवल के 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट में ईस्टर 1928 या उसके आसपास का समय दिखाया जाता है। फॉकनर के इस नॉवल में इवेंट्स को कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि वो क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन यानी कि गुड फ्राइडे को रिजेंबल करें, जैसे कॉम्सन की डेथ, कैडी का वर्जिनिटी लूज करना और क्वेंटिन की डेथ। कुछ क्रिटिक्स तो बेंजी को क्राइस्ट फिगर भी मानते हैं, क्योंकि बेंजी होली सैटरडे वाले दिन पैदा हुआ था और अब 33 ईयर्स का था। ये वही एज थी जो क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन के समय थी। ऑन द अदर हैंड दिलसी को भी एक सोर्स ऑफ होप के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो ही एक ऐसा कैरेक्टर थी जो कॉम्सन्स की वैल्यूज जैसे हार्ड वर्क, लव, रिलीजन को रिसरेक्ट करती हैं। तो ये थी द साउंड एंड द फरी की पूरी स्टोरी। आई होप आपको ये नॉवल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लिट शेल्फ।
थैंक यू सो मच।